गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12 का 19वां चैप्टर, 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सदिश। ठीक है, बीजगणित, सदिश बीजगणित। ठीक है, ये वेक्टर का चैप्टर आप लोगों ने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। सभी बच्चे इस चीज को पहले से पढ़े हुए हैं, तो इसका हम डिटेल्स इसमें प्रस्तुत करेंगे इस चैप्टर में। वहां पर आपने जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए इस चैप्टर को और विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, यहां पर हम इसमें ये भी देखेंगे कि वेक्टर का एप्लीकेशन क्या होता है। वेक्टर अलजेब्रा तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के फिजिक्स में, लेकिन एप्लीकेशन भी यहां पर इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जेईई एडवांस का पेपर देने वाले हैं, या एनडीए के कंपटीशन में एनडीए का पेपर देने के लिए आप उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो सब में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। विषय वस्तु जो हमारी है वो है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, मूलतः हम लोग जब ज्यामिति में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में, या हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, तो हम बहुत सी राशियों का अध्ययन करते हैं, बहुत सी क्वांटिटीज का अध्ययन करते हैं, बहुत सी क्वांटिटीज उसमें हमको पढ़ने को मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो विशेषताओं के आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है, और जिसको हम कहते हैं स्केलर यानी अदिश राशियां और सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये 9th क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल में बता दें कि अदिश राशियां क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स मास, वॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, प्रेशर, ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी टाइप की जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की और साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे चीजों को, ऐसी राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास से, वो है वेग यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे मान लीजिए कि किसी मूविंग बॉडी के बारे में हम कहें कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है,
तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहां पर इसका कथन जो है वो पूर्ण नहीं होता है। अगर हम कुछ समय बाद ये ज्ञात करना चाहें कि वो मूविंग बॉडी कहां पहुंची है, उसकी पोजीशन क्या होगी कुछ ड्यूरेशन के बाद, तो हम निश्चित रूप से उसकी ड्यूरेशन के बाद हम उसकी पोजीशन सर्टेन रूप से नहीं बता सकते हैं। तो जब हम केवल ये कहते हैं कि एक मूविंग बॉडी का की चाल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो निश्चित रूप से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको हम अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ ये बता दिया गया कि एक मूविंग बॉडी, एक कार या एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरब की दिशा में जा रही है, a body is moving with 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ऐसी कंडीशन में यहां दिशा भी आ गई, तो दिशा के आ जाने से ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, और फिर इसको हम स्पीड न कह करके फिर इसको हम वेलोसिटी कहेंगे, इसको वेग कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसका बहुत वाइड यूज है मैकेनिक्स में, फिजिक्स में या साइंस के क्षेत्र में, तो इसको हम यहां पर विशेष रूप से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के एक पॉइंट इनिशियल, इस पॉइंट पर हम डॉट लगाते हैं जिसको हम प्राइमरी पॉइंट या इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहलाता है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं। और यहां पर एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह बना दिया जाता है, तो इससे तीर का चिन्ह दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, और ये जो है ये पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है और ये एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं इसको। तो एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, किस दिशा में वेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये मैग्नीट्यूड है और एरो डायरेक्शन है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और डायरेक्शन इसका फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, ए बी लिख करके और उसके ऊपर स्मॉल एरो का साइन लगा देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी। ठीक है, यानी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर इसकी वेक्टर की डायरेक्शन है, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, यानी representation of vector quantity is represented as small vector, small letters either a, b, c, d, इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ से डिनोट किया जाता है और डायरेक्शन एरो से डिसाइड होता है। अब बात आती है यहां पर सदिश राशि का मापांक क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या है।
तो मॉडुलस का मतलब है इसका लेंथ, जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया है आपने उसकी लेंथ क्या है, जो एरो डायग्राम आपने बनाया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, वो मैग्नीट्यूड होता है। और वो मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो उस पॉजिटिव नंबर को जो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो उस मैग्नीट्यूड को हम इसका मॉडुलस कहते हैं। और मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्टिकल लाइंस लिख करके और उसके बीच में वेक्टर को लिख दिया जाता है। ए बी वेक्टर को हमने दो वर्टिकल लाइंस में लिख दिया और इसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का मॉडुलस क्या है, मॉड ऑफ ए बी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉड आप जानते हैं कि जब किसी लेटर्स या किसी नंबर्स पर मॉडुलस लग जाता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सदिश राशि का इस तरीके से हम मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मापांक हो गया ए बी का। अब हम इसके टाइप्स पर जो है डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको इसे पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर इसका जो भी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट जो भी है, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको इसके एप्लीकेशन में, इसके अलजेब्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये श्योर समझ लीजिए। तो इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सुनने की आवश्यकता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट टाइप्स है एकक सदिश, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन में आपने सिंपली कहा कि जैसे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, क्योंकि फोर्स हम कहते हैं आइदर पुश और पुल, किसी चीज पर धक्का देने या किसी चीज को किसी दिशा में खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, खींचने का जो प्रभाव होता है, उसको हम बल कहते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां पर एक तो देखा 10 न्यूटन लिखा, यानी 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या उसको हम पुल कर रहे हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी आ गया, यहां पर डायरेक्शन भी आ गया। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। किस चीज से हम उसको मेजर करेंगे, किस चीज से हम मापेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो चीज है यूनिट। ठीक है, और यूनिट बेसिकली ऑलवेज जो है वन के सिस्टम में लिया जाता है, वन क्वांटिटी में लिया जाता है। ठीक है, नंबरिंग अगर उसकी हम देखते हैं तो यूनिट मींस वन। तो जैसे मास को रिप्रेजेंट मेजर करने के लिए हम कहते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम यूनिट है। अब अगर किसी चीज का मास मेजर किया गया 20 किलोग्राम, तो 20 मैग्नीट्यूड हो गया और किलोग्राम यूनिट हो गई। किलोग्राम मींस 1 किलोग्राम, मीटर मींस 1 मीटर। ठीक है, ऑलवेज वो 1 अर्थात यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये हमने एक AB वेक्टर बनाया
ए बी वेक्टर ये, तो इसका मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, एकक सदिश कहेंगे, मात्रक सदिश कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे। ठीक है, तो ये एकक सदिश है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैप का यूज किया जाता है। क्या, कैप। इसको लिखेंगे ए बी कैप। ए बी कैप का मतलब हो गया वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, मॉडुलस। ठीक है, और ये वैल्यू ए बी कहलाता है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ए कैप का मतलब हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, बी में कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हम आगे बताएंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए जे कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, इसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, जे कैप वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, और के कैप जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि वेक्टर a इज इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो अब इसका मॉडुलस पहले निकालते हैं। मॉडुलस निकाल लिया हमने। मॉडुलस निकालने के लिए हम इस क्वांटिटी का प्रयोग इस तरीके से करते हैं, i का कोफिशिएंट स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी 4 प्लस 9 16। ठीक है, तो 16 4 20 9, ये 29 हो गया। एक मॉडुलस निकल आया। अब ए कैप निकालना है, इसका इकाई सदिश निकालना है, तो इसका फार्मूला इस तरीके से रखते हैं। तो ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 29। ये यूनिट वेक्टर आपसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक ए बी वेक्टर है 4i प्लस 5k। अब यहां पर क्या होगा, इसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए बी, ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 0, तीनों ऐड करेंगे तो 6 5 11, 2 1 3 1 4 41 हो गया। और ए बी कैप अगर इसका मॉडुलस यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम इसको सिंपली 4i कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 41, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस 1 होता है, जिसका मापांक 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया पहला। और अब दूसरा हम आपको नेक्स्ट सेकंड टाइप इसका जो है उसकी बात करते हैं। वो है मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर।
फ्री वेक्टर क्या होता है ये हमें देखना है। फ्री वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा सदिश जो मापांक, एक ऐसा सदिश जिसके मापांक को, जिसकी दिशा को अपरिवर्तित रखते हुए उसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर ट्रांसफर किया जा सके। फिर से देख लीजिए, किसी ऐसे वेक्टर जिसके मापांक और उसकी दिशा को अपरिवर्तित रखते हुए प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके, तो ऐसे वेक्टर को मुक्त सदिश कहते हैं। यानी a vector which can whose initial point can be transferred at another point without changing its initial position, means its magnitude and its direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए उसके इनिशियल पॉइंट को किसी अदर पॉइंट पर शिफ्ट किया जा सके, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर, सपोज कर लीजिए कि ये कोई एबी वेक्टर है, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट भी है। अब इसमें कह रहा है कि इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए इसको किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए, इनिशियल पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां शिफ्ट कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगी, इनिशियल पॉइंट इसका दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या इसको दूसरा यहां पे शिफ्ट कर सकते हो, ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ए पॉइंट यहां आ गया, बी पॉइंट यहां आ गया, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है, इनिशियल पॉइंट इसका दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यहां है कि फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, इसलिए इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। इसके बाद अब हम थर्ड वेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है समान सदिश या इक्वल वेक्टर। देखिए इसका नाम ही हमें इसके टाइप को बहुत ही क्लियर कर रहा है। समान सदिश या फिर इक्वल वेक्टर इसको हम कहते हैं। दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तब ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है AB, इसको हम वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वेक्टर हमारे पास है CD, इसको हम वेक्टर B से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो बोथ वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, ठीक है, सिंपल। इफ टू वेक्टर्स आर सच टाइप whose magnitudes are equal and direction is same, then both are called equal vectors। तो समान सदिश के लिए इनका परिमाण बराबर होना चाहिए। AB का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड इक्वल है, that is you can say that modulus of A and modulus of B इक्वल है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे 3 वेक्टर भी इक्वल हो सकते हैं, 4 वेक्टर भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए एक तीसरा वेक्टर हमने यहां ड्रॉ कर लिया है, ये वेक्टर P है और Q से डिनोट किया गया है, ये वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ PQ वेक्टर इज आल्सो दिस। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर का मॉडुलस, ये तीनों सेम है, तो जब मॉडुलस सेम है, डायरेक्शन सेम है, तब इसको लिख सकते हो वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर PQ, ठीक है। मॉडुलस सेम, डायरेक्शन सेम, तो इनके वेक्टर इक्वल लिखे जाएंगे।
तो ये इक्वल वेक्टर की बात हो गई। और अब इसके बाद हम अगला टाइप इसका देखते हैं। अगला टाइप है समदिश। चौथा समदिश, समदिश लाइक वेक्टर्स। अब देखो इसका भी जो नाम है ये देखकर ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। समदिश यानी ऐसे वेक्टर्स जिनकी दिशा समान हो। अब यहाँ परिमाण की कहीं बात नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा नहीं है, यहां सिंपली कह रहा है लाइक वेक्टर्स यानी समदिश। एक ही दिशा में जितने वेक्टर होंगे वो सारे के सारे समदिश कहलाएंगे, भले ही उनका मैग्नीट्यूड डिफर है। ठीक है, डिफरेंट है। एक वेक्टर ये है ए बी, दूसरा वेक्टर ये है सी डी, तीसरा वेक्टर ये है पी क्यू। ठीक है, ये तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहां पर हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, पी वेक्टर समदिश हैं। समदिश हैं, ये वेक्टर समदिश हैं, लाइक वेक्टर्स हैं, ये लाइक वेक्टर्स हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट इनका है। प्रतिदिश सदिश पांचवा है प्रतिदिश अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर्स क्या है? प्रतिदिश मतलब जिनकी दिशाएं समान ना। बिल्कुल साफ साफ इसका अर्थ निकल रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी दिशाएं समान ना हो, भले ही परिमाण समान हो उनका या परिमाण डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, लेकिन उनकी दिशाएं अगर अलग हैं तो उनको हम अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए बी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और दूसरा ये सी डी उतने ही मैग्नीट्यूड का है और ये अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, और पी क्यू इस डायरेक्शन ये भी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये भी जो है अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन समान नहीं है, डायरेक्शंस आर नॉट सेम। तो ये जो है यहां पे क्या कहलाएगा, हियर ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स मींस नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पांचवा टाइप हो गया। अब आइए छठा, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये सारे टाइप्स इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके उसी के अनुसार हमें वेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। छठा है ऋण सदिश। ऋण सदिश, ऋण मीन्स होता है नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर की यहां बात हो रही है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? नेगेटिव का मतलब है जस्ट उल्टा। ठीक है, कोई वेक्टर दिया है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए, बी ए लिख दिया जाए, तो यहां पर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। एक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पे हो जाए और फाइनल पॉइंट इनिशियल पे आ जाए, मैग्नीट्यूड वही रहे, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, केवल उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री उलट जाती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं और इसको लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस ए बी मीन्स माइनस ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सी डी वेक्टर लिखा है तो सी डी को लिखेंगे माइनस डी ए वेक्टर।
PQ वेक्टर लिखा है, इसको लिखेंगे माइनस QP वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे RS वेक्टर लिखा है तो इसको माइनस SR वेक्टर लिख सकते हैं, ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। SR इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ RS, ठीक है। QP इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ PQ, या PQ इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ QP, CD इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ DA, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव वेक्टर्स माने दोनों में मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, केवल डायरेक्शन उल्टा है, 180 डिग्री पे रिटर्न हुआ है, बस ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद आता है 7 जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जिसका मॉडुलस जीरो होता है और जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती है, डायरेक्शन अनिश्चित होती है, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया जाता है, तो ये जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। जीरो वेक्टर मींस इसको ऐसा लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप, ठीक है। तो इस तरीके का वेक्टर ये जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से जीरो वेक्टर हो गया। अब आपको हम बताते हैं संरेखीय सदिश या कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है कि जब दो वेक्टर या तीन वेक्टर ऐसे होते हैं जो सेम लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन में पढ़ते हैं, तो उनको हम जीरो कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, संरेखीय वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए कि ए बी एक वेक्टर ये है और बी सी एक वेक्टर ये है, तो ए बी वेक्टर व बी सी वेक्टर ये कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। ये ए बी एंड बी सी आर लाइक वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं? लाइक वेक्टर्स हैं। और दोनों में बी पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है दोनों पर, तो ए बी और बी सी ये क्या है? ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि ए बी सी एक लाइन में है, ए कमा बी कमा सी एक लाइन में है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। और अगर किसी प्लेन में तीन पॉइंट्स दिए हैं और उन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, या दो वेक्टर दिए गए हैं उन दोनों वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू लैम्डा BC। ये कंडीशन अगर है तो दिस इंप्लाइज दैट AB वेक्टर एंड BC वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियरिटी इनके इस हिसाब से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अब आता है कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। तो अब हम कोप्लेनर की बात करते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि कोप्लेनर क्या होते हैं। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में लाई करना। दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर अगर इस प्रकार से हैं जिनको एक ही प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है, एक ही प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उनको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन पर हम एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें,
जितने भी वेक्टर्स हैं, हर वेक्टर का हर पॉइंट अगर इस प्लेन को टच कर रहा है तो हम कहेंगे ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए है, बी है, सी है, ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर कब होंगे? जब तीन के तीनों वेक्टर इसी प्लेन को टच कर रहे होंगे, इस प्लेन पर ही होंगे। ऑल द वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में है तब इनको हम कोप्लेनर कहेंगे, इनको हम एक समतलीय वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं स्थित सदिश। स्थित सदिश क्या है? स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन वेक्टर क्या है ये हमें यहां देखना है। स्थित यानी पोजीशन, पोजीशन यानी कोई वेक्टर किसी प्लेन पे कहां है, किसी प्लेन में किसी वेक्टर की स्थिति क्या है, किस प्लेस पे है, किस पोजीशन में है, ये जानने के लिए जो सदिश हेल्प करता है उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और किसी भी पोजीशन को जानने के लिए हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होना जरूरी है, और उसके लिए हम एक इनिशियल पॉइंट ओरिजिन लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन में हमने कोई पॉइंट P लिया है, तो इस प्लेन में इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है ये जानने के लिए हमने O पॉइंट एक ओरिजिन लिया, बेस लिया, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। तो अब यहां पर P का पोजीशन क्या हो गया कि O से P की जितनी डिस्टेंस है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और O से P की ओर जो डायरेक्शन बन रही है वो P पोजीशन की डायरेक्शन हो गई। तो इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू लिखेंगे OP। ठीक है, और इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट अगर यहां पर Q है तो इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू OQ। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q हो गया, और इसको यहां से ज्वाइन कर सकती हो, तो ये डायरेक्शन हो गई। अब अगर हम P से Q की पोजीशन देखना चाहें, P से Q की पोजीशन देखना चाहें, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट, मींस ये लिखा जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी पॉइंट O से P का पोजीशन वेक्टर OP हो गया, Q का पोजीशन वेक्टर OQ हो गया, तो PQ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो OQ माइनस OP लिखेंगे। इसी तरीके से अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ QP की बात करें तो QP में आएगा OP माइनस OQ, ये आएगा। ठीक है, AB पोजीशन वेक्टर ऑफ AB अगर फाइंड आउट करना है तो ये लिखा जाएगा OB माइनस OA वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ CD अगर देना है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो ये OD माइनस OC, यानी D का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर। ये तरीका है पोजीशन वेक्टर पता करने का। ठीक है, इस मेथड से पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हो, किसी भी पॉइंट का पता कर सकते हो, किसी भी प्लेन में पता कर सकते हो। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। लास्ट हमारे पास है विस्थापन सदिश। जो लास्ट टाइप है विस्थापन सदिश, इसको भी हम देख लेते हैं। विस्थापन सदिश जो है इसका नाम ही विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन माने क्या है? जब कोई
पॉइंट या कोई बॉडी मूव करके दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस करके उस पॉइंट पे चली गई। सपोज कर लो ए पॉइंट पे कोई बॉडी है और वो मूव करती है और मूव करके हम ये किसी पॉइंट बी पर पहुंच जाती है तो हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी अपने स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वेक्टर के माध्यम से इसको दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट। AB इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। A से B पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसका कितना डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड देखना है, डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस देखने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस ले लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा और बेसिक पॉइंट से इसकी डायरेक्शन देख लेंगे तो पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने स्मॉल टाइम इंटरवल में जो भी समय हमने आपके लिए लिया कि वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका मॉडुलस क्या है और इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन, ये हमने सारे आपसे डिस्कस किए और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को और लंबा न करते हुए इसको हम यहीं खत्म करते हैं और इसके रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको इसमें इसका सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये सारे टॉपिक्स से इसके सेकंड वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से इनका रिवीजन करिए, इसको कॉन्सेप्ट को बार-बार रिवाइज करके देखिए और समझिए। जब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर इसके प्रॉब्लम्स लगाने में, इसके क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत ही इजीनेस का अनुभव होगा और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।